हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। बहुत ज़्यादा पेंडिंग स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर सीएमए फाइनल आईडीटी में जो थ्योरी टॉपिक्स है, अपील्स, रिवीजन, पेनल्टीज, ऑफेंसेस, एडवांस रूलिंग, असेसमेंट, डिमांड एंड रिकवरी, ये सब का चैप्टर्स का हम लोग को एक बार थोड़ा सा आप सीवियर से प्रैक्टिस करा दीजिए, सो दैट हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आए हैं। और हम लोग एक बार आपके मुंह से सुनना चाहते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। एक बार आइए अपने सेवियर को प्रैक्टिस करते हैं। अपना सीएमए फाइनल आईडीटी का प्रैक्टिस सेशन एक यही था जो अपने पेंडिंग बचा के रखे थे। मैं बोला था कि आप खुद से कर लेना, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर आप प्रैक्टिस कराइए। तो चलो एक बार, ये थ्योरी है, थ्योरी में क्या ही तो प्रैक्टिस कराना, आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं, सीएमए फाइनल के लिए भी और सीएस प्रोफेशनल के दोनों के क्वेश्चंस मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर अपना एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग इज अ वेरी वेरी इजी बच्चा चैप्टर। इसमें इंस्टीट्यूट 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता, हो सकता है कुछ भी नहीं पूछे, कवर करके चला जाओ, अच्छा है। एक तो इसका सबसे ज्यादा कॉल टू एक्शन जो है आपका क्वेश्चन, वो है व्हाट आर द मैटर्स ऑन विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट अंडर जीएसटी। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कौन कौन से मैटर्स में जीएसटी का जो है आपका हियरिंग कर सकता है। व्हाट आर द मैटर्स, इसके पीछे 97 सबसेक्शन 2 है। तो एज पर सेक्शन 97 एडवांस रूलिंग कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। ये मैटर्स को एक बार पढ़ के जाना कि कौन कौन से मैटर्स पे एडवांस रूलिंग लिया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, कोई गुड्स क्लासिफिकेशन करनी है, कौन से एचएसएन कोड में जाएगा, एसएससी कोड में जाएगा, उसमें एआरए आप ले सकते हो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन, अगर कोई नोटिफिकेशन एक्ट में इशू किया गया तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है क्या, चाहे वो एग्जामिशन हो, चार्ज हो, फॉरवर्ड हो, रिवर्स हो। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई। एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट पेड। डिटर्मिनेबिलिटी ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड्स, क्या आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी क्या। वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इसलिए कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन भी एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ अमाउंट्स टू और रिजल्ट इन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, यानी कि क्या वो सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो वो अमाउंट वट एवर थिंग्स विच ही इज डूइंग, वेदर इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई। तो ये सब कुछ मैटर्स है जो कि आपको एडवांस रूलिंग में आप ये सारे मैटर्स को एक्चुअली सॉर्ट कर सकते हो। Puran Kumar is engaged in supplying certain goods in the state of Punjab from his factory located in Patna, Bihar. यानी कि interstate supply है. He is not yet registered under GST as his turnover is moving towards the applicable threshold limit for registration under GST. He approaches his tax advisor to ascertain the applicability of GST on the supply made by him. जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगा क्या ऑन द सप्लाई मेड बाय हिम, वो अपने टैक्स एडवाइजर को अप्रोच करता है। हिज एडवाइजर इज अनेबल टू determine whether supply of goods by Puran Kumar amounts to supply of goods under GST law. उसका advisor is not able to determine whether उसका supply है कि नहीं है, and it is not certain of the classification. He advises Puran Kumar to apply for the advance ruling for the above issues to bring transparency and to avoid litigations in the future. वो एडवाइस करता है पूरन कुमार को कि आप अप्लाई करो एडवांस रूलिंग के लिए फॉर द अबव इशू टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अवॉइड लिटिगेशन इन द फ्यूचर. In the view of the given information, you are required to advise Puran with respect to the following. The tax advisor first asks Puran Kumar to get registered under GST before applying for advance ruling, as only a registered person can apply for the same. Whether he needs to get registered before applying for advance ruling, the answer is absolutely no. Even if you are not registered, an unregistered person can also apply for advance ruling. You are not required to be registered in order to be obtained eligible for application of advance ruling. Therefore, it is not mandatory for the person seeking advance ruling to be registered. Next, Puran is doubtful whether he can seek advance ruling in relation to activity transaction already being undertaken and is apprehensive that the authority may take years to pronounce the ruling. नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. There is a time limit within which the advance ruling authority has to pronounce its decision. Right, guys? The authority has to pronounce the ruling within 90 days from the date of receipt of the application. Application receipt date से 90 days के अंदर अंदर advance ruling authority को अपना decision देना पड़ता है. In the given case, Puran Kumar seek advance ruling in relation to the supply of goods being already undertaken by him, and the authority shall pronounce its ruling in writing within 90 days from the date of receipt of application. उसको 90 days from the date of receipt of application के दिन में उसको advance ruling लेना पड़ेगा. Next आता है आपका past term paper June 24. Sanjeev intends to start a new manufacturing business in Raipur, Chhattisgarh. He is not able to determine the classification of the goods proposed to be manufactured and supplied, since the classification has been contentious. Ravi, a friend of Sanjeev, suggested that he should apply for advance ruling so as to avoid litigation later. Ravi जो है संजीव का friend, he suggested that he should apply for the advance ruling so as to avoid litigation later. Raj Kishore
nephew of Sanjeev is also engaged in supply of goods similar to which Sanjeev proposes to manufacture. उसका nephew भी वही काम करता है जो संजीव खुद करता है. And Raj Kishore advised him to apply the same classification as of his. वो बोलता है यार अब मेरे में मैंने भी तो एडवांस रूलिंग लिया, मेरे वाले ले लो. ऐसे थोड़ी ना चलता है. Since he has already taken advance ruling order, तुम लोग भाई भाई है. गवर्नमेंट बोलता है हमारे लिए तुम लोग भाई भाई नहीं है, हमारे तुम लोग अलग अलग पर्सन है. Sanjeev also thought it to be a good decision since he was unregistered and thought that he needed to be registered to apply for advance ruling. बिल्कुल गलत है. संजीव का दोनों कंटेंशियस रॉन्ग है सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर संजीव इज करेक्ट इन क्लासिफाइंग द गुड्स प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेफ्यू? नो. एडवांस रूलिंग इज ओनली बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट अलोन फॉर विच द एडवांस रूलिंग हैज बीन सॉट फॉर. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सिमिलरली प्लेस्ड टैक्सेबल पर्सन इन द अदर स्टेट on the same state. Thus, Sanjeev cannot classify the goods to be manufactured based on the advance ruling obtained by his nephew. First, then second, whether Sanjeev needs to get registered to apply, answer is no. He need not get registered to apply for advance ruling since advance ruling can be sought by any unregistered person also or by any registered since advance ruling can be sought by a registered person or a person desiring obtaining registration. जिसको registration लेना है उसको अगर registration लेना है उसके लिए भी वो advance ruling ले सकता है. It is not mandatory for a person to seek advance ruling to be registered. पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 25 में सेम क्वेश्चन आ गया था. व्हाट आर द मैटर्स टू बी कवर्ड बाय एडवांस रूलिंग अंडर सेक्शन 97. सेम आपको सवाल करना था. CS प्रोफेशनल पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 25. नवीना टेक्स्ट बुक सोसाइटी, अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर GST एंड इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट. वो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड फॉर्म्ड है फॉर प्रिपरेशन, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कूल टेक्स्ट बुक्स. तो नवीना टेक्स्ट बुक सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी है GST में. It has been formed under Gujarat state government for preparation, printing, distribution of all the government approved school textbooks. It has given contract to Devi Printers. उसने Devi Printers को contract दिया for printing of the textbooks, where the content belongs to the society. I repeat, Navina Textbook Society GST में registered society है. It has been formed under Gujarat state government for preparation, printing and distribution of all the government approved school textbooks. It has given contract. उस पर्टिकुलर सोसाइटी ने देवी प्रिंटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया फॉर प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स वेयर द कंटेंट बिलोंग्स टू द सोसाइटी. यानी कि ये सोसाइटी का ही कंटेंट है, तो एक सर्विस ले रहा है. वो प्रिंट कर रहा है खाली क्या? देवी प्रिंटर्स. फिजिकल इनपुट्स प्रिंटर का है. नवीना टेक्स्ट बुक सोसाइटी सीक एडवांस रूलिंग फॉर द बिलो मैटर वेदर द अबव सब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू निल रेट ऑफ GST. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एडवांस रूलिंग वही लेता है जो सप्लाई कर रहा है. यहाँ पे नवीना टेक्स्ट बुक इज नॉट मेकिंग एनी सप्लाई. द सप्लाई इज बीइंग डन बाय देवी प्रिंटर्स. तो नवीना इज रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम देवी प्रिंटर्स, हेंस इट इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, नॉट द सप्लायर. देयरफॉर इट कैनॉट सीक एडवांस रूलिंग फॉर द सर्विसेज व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम देवी प्रिंटर्स रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट. इसमें GST लगेगा कि नहीं लगेगा ये सप्लायर को जानना है, रेसिपिएंट को नहीं जानना है. वेदर GST रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी शुड बी रिटेन्ड और सरेंडर्ड. ये क्या है? ये फॉर्म्ड अंडर गुजरात स्टेट है, ये रजिस्टर्ड है GST में. अगर इसको GST में रिटेन करना है कि इसको सरेंडर करना है, तो गाइस लेट मी टेल यू, ऐसा कोई क्वेश्चन सरेंडर करना है कि रिटेन करना है, इट इज नॉट एज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 97 का क्वेश्चन. इट इज नॉट कवर्ड इन दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन अंडर विच एडवांस रूलिंग सॉर्ट, ये आप बता देंगे और फिर आप बता दोगे कि नहीं, दिस पॉइंट ऑफ रिटेंशन और सरेंडर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड और कैन नॉट बी सॉर्ट फॉर एडवांस रूलिंग. इसलिए इस मैटर के ऊपर आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते, क्योंकि इस मैटर पर आप देखो कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है. इसमें खाली ये आपको जानना है वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. खाली इतना ही मैटर पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो, बाकी किसी में नहीं ले सकते. तो एडवांस रूलिंग बहुत सिंपल चैप्टर है. यहाँ से अभी तक इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं है. CS प्रोफेशनल CMA फाइनल मिला के बस इतना ही सवाल है. अपील एंड रिविजन अच्छा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आएगा. इसको अच्छे से अपने को पढ़ के जाना है सर. ठीक है, तो मैं एक बार बैकवर्ड्स चालू करता हूं आपके लिए. ठीक है, बैकवर्ड्स नीचे से चालू करता हूं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले दिखेगा. चलिए, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन 12 है. CS प्रोफेशनल पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 25 का सवाल है ये. Appellate authority passed an order against BHG Limited demanding an IGST of 1100 crores plus interest 50 crores plus penalty 100 crores. Appellate authority ने, यानी कि फर्स्ट लेवल अपील ने, एपलेट अथॉरिटी ने अपील पास किया, ऑर्डर पास किया और उसने 1100 करोड़ का IGST डिमांड किया, इंटरेस्ट 50 करोड़ डिमांड किया, पेनल्टी 100 करोड़ डिमांड किया. द कंपनी विशेस टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एपलेट अथॉरिटी. कंपनी क्या कर रहा है? वो अपील फाइल करने के लिए सोच रहा है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एपलेट अथॉरिटी.
ठीक है। कंपनी विशेस टू फाइल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एपलेट अथॉरिटी, ठीक है, एपलेट ट्राइब्यूनल में जाएगा। कंपनी एडमिट्स द लायबिलिटी ऑफ एपलेट अथॉरिटी 100 करोड़, यानी 100 करोड़ तो वो एडमिट कर लिया, but wishes to litigate the balanced amount and thus files an appeal to the tribunal. You are required to explain the related legal provision and determine the amount of pre-deposit which is required to be paid by the company for filing the appeal. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। 1000 करोड़ का वो बोलता है कि मेरे को जो है डिमांड डिस्प्यूट करना है, तो इसका 10% उसको देना पड़ेगा और प्लस 100 करोड़ देना पड़ेगा। तो 1000 करोड़ का 10% कितना हो गया? 1000 करोड़ का 10% कितना हो गया? 100 करोड़ प्लस 100 करोड़ इसका, तो उसको 200 करोड़ देना पड़ेगा सर। उसको 200 करोड़ जो है टैक्स का देना पड़ेगा। इसका क्वांटम क्या है? ओवरऑल क्वांटम, ओवरऑल क्वांटम क्या है? ओवरऑल क्वांटम क्या है? ओवरऑल क्वांटम आपका मैक्सिमम 40 करोड़ ही है, ठीक है। तो सर सिंपल है, आप यहां पर 100 करोड़ जो देंगे वो तो देंगे ही, प्लस ये जो 100 करोड़ है वो मैक्सिमम 40 हो जाएगा। तो 100 प्लस 40 कितना हो गया? 140 करोड़। तो 140 करोड़ इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट जो आपको करना है। ध्यान रहे, प्री डिपॉजिट का जो ओवरऑल लिमिट है वो खाली डिस्प्यूटेड का टैक्स अमाउंट का 10% का लिमिट है, बाकी जो अब अनडिस्प्यूटेड है वो तो आपको पूरा देना ही है। तो एज पर सेक्शन 112, नो अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द ट्राइब्यूनल unless the appellant deposits 100% of the tax interest fine P penalty or 10% of the remaining amount of tax in dispute, subject to maximum 20 crores and 40 crores in case of IGST. In the given case, the pre-deposit is full amount of a tax interest penalty, that is 100 crores, and 10% of the tax in dispute, that is 10% of 1000 crores, that is 100 crores. ठीक है, 10% of 1000 crores, that is 100 crores, subject to maximum 40 crore. Therefore, total pre-deposit कितना पड़ना पड़ेगा? The admitted liability, that is 100 crores plus 40 crores, that is 140 crores का आपका टोटल pre-deposit हो जाएगा सर। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्री डिपॉजिट से ही आएगा, आप इसको अच्छे से कवर करके जाना। देन देखो क्वेश्चन नंबर 11, पास्ट टर्म पेपर जून 25 में यहां से सवाल आया था सर। देखो, इन एन अपील फाइल्ड विद द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, मद्रास हाई कोर्ट में अपील फाइल किया बाय वीवीएस चक्र लिमिटेड ऑन द क्वेश्चन वेदर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय वीवीएस चक्र अमाउंट्स टू सप्लाई। अपील वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ वीवीएस चक्र लिमिटेड। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी उस पर्टिकुलर अमाउंट में इन करोड़ इतना था। हाईकोर्ट में अपील फाइल की गई, हाईकोर्ट में अपील में डिपार्टमेंट हार गया, एसएससी जीत गया। द डिपार्टमेंट डज नॉट अग्री विद द ऑर्डर passed by the High Court and contends that the said activity amounts to supply under GST. Department wants to file appeal before the Supreme Court relating to the dispute amount of tax interest penalty. You are required to examine whether appeal can be filed by the department in the given case. Will your answer change in case the matter is related to valuation of services instead of determining whether the said activity amounts to supply? तो सर यहाँ पे IGST का अमाउंट कितना है? 1.2 करोड़ है, इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी है 2.6 एंड 0.5 करोड़, मिला के हो गया आपका टोटल डिमांड 2.3 करोड़ का। तो वी नो दैट CBIC has fixed certain limits by time to time to issue order and instructions to fix such monetary limits for purpose of regulating the filing of appeal by the department officers. ठीक है, तो यहाँ पे the CBIC has fixed the monetary limits for filing appeals special leave petition by the department before the tribunal, High Court and Supreme Court, subject to the limits. तो ट्राइब्यूनल में लिमिट है 20 करोड़, हाई कोर्ट में 20 लाख, सॉरी, ट्राइब्यूनल में लिमिट है 20 लाख, हाई कोर्ट में 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़। देखिए, डायरेक्ट टैक्स में अलग लिमिट है, आईडीटी में अलग लिमिट है। Where the dispute pertains to demand of tax, the aggregate amount of tax in dispute shall only be considered while applying the monetary limit for filing appeal. मतलब सब कुछ आपको CGST, SGST सब कुछ मिला के ये पॉइंट चेक करना पड़ेगा। But the circular also provides that the monetary limits specified above, application or appeal filed by the department, shall not be applicable in some following situations. कुछ situations में वो नहीं लगेगा, जहां पे एक मैटर क्या है? The matter when the matter relates to the valuation of goods and services. तो अगर वैल्यूएशन की मैटर है, अगर वैल्यूएशन की मैटर बेटा, तो यहां पे ये वाला चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वैल्यूएशन का मैटर है, तो वैल्यूएशन के केस में, ठीक है, वैल्यूएशन के केस में आपका ये वाला जो है मैटर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाला चीज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द डिसीजन टू फाइल अपील शैल बी टेकन मेरिट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेड मॉनेटरी लिमिट्स। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन हो गया वेयर द मैटर इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन, classification, refund, place of supply, any other issue which is recurring in the nature involves interpretation of the provisions of the GST law. तो जहां पे इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है तो वहां पे तुम ये सब सारे लिमिट्स चेक नहीं करोगे. तो इन दिस सिचुएशन तुम वैल्यूएशन के केस में तुम्हारे लिए लिमिट नहीं है, वहां पे तुम 100% जो है अपना अपील फाइल कर सकते हो. ठीक है. तो यस, इन रिगार्डिंग वैल्यूएशन आई कैन फाइल दी अपील. बट सर यहाँ पे अगर IGST अमाउंट मेरा 1.2 करोड़ है जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 2 करोड़, ठीक है, टैक्स का अमाउंट चेक कर रहे हैं, अपने टैक्स का अमाउंट चेक कर रहे हैं, अगर 2 करोड़ से कम है तो आप डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं कर सकता है. लेकिन अगर ये वैल्यूएशन का केस है तो ये लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है. CS प्रोफेशनल पास्ट टर्म पेपर जून में देखिए. Khushwant had filed appeal before the tribunal against the appellate authority order with the issue relates to place of supply. Obviously, place of supply में regional bench नहीं, principal bench will be hearing the case. The appellate tribunal order came also in the favor of the department. Khushwant now wants to file against the decision of the tribunal. तो यहाँ पे definitely वो supreme court में जाएगा because place of supply का matter है, principal bench का ही decision होगा. You are required to advise him with regarding filing appeal with the appellate forum higher than the appellate tribunal. Since the matter is related to place of supply, appeal would have been decided by national bench. ठीक है, या principal bench बोल सकते हैं अपने इसको अब. ठीक है, प्रिंसिपल बेंच हो गया अब ये. ठीक है, प्रिंसिपल बेंच ऑफ द ट्राइब्यूनल. तो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल बेंच लाइज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. इन द गिवन केस खुशवंत विल हैव टू फाइल अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द एपेलेट ट्राइब्यूनल. ठीक है. पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 24 में आ जाइए. स्टोन क्लिफ लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज इन कर्नाटका. Commissioner of Central Tax passed an adjudication order under Section 73 on 10th of June 2025, which was received by Stonecliff on 18th of June. 18 जून को ये order receive हुआ. The GST liability of 5 lakh was decided with a penalty of 50,000. Stonecliff was in complete disagreement, so it filed an appeal before the authority on 23rd of June. They discussed the relevant provision and the amount of pre-deposit to be made by Stonecliff for filing appeal. तो वो ये टैक्स का 10% उसको जो है प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा. विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ स्टोनक्लिफ अपील्स ओनली अगेंस्ट द पार्ट ऑफ डिमांडेड अमाउंट से 3.5 लाख? यस. अनडिस्प्यूटेड को 100% देना, डिस्प्यूटेड पे 10% देना. एंड प्रोपोर्शनेट पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डर. अच्छा क्वेश्चन है ये. तो पहले तो आपको प्रॉपर अपना एक्सप्लेन करना है दैट सेक्शन 107 प्रोवाइड्स दैट नो अपील शैल बी फाइल्ड बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी अनलेस द एपेलेंट पेज टैक्स in full, interest, fine, penalty as determined or from the order as admitted by him, and 10% of the remaining tax and dispute subject to a maximum of 20 crores. No appeal shall be filed to the appellate authority अंडर 10 मतलब पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपको अपील फाइल करना है तो आप नहीं कर सकते जब तक आप 25% ऑफ द पेनल्टी पे नहीं कर देते. इन दिस सिचुएशन क्या हो रहा है देखिए, आप पूरा 5 लाख का GST लाइबिलिटी है और पेनल्टी 50,000 का है. तो पूरा अगर 5 लाख है तो 5 लाख का 10% हो गया 50,000. इफ यू हैव टू पे अ प्री डिपॉजिट ऑफ 50,000 ओनली देन डिमांड कैन बी पेड, अपील कैन बी फाइल्ड. बट इफ यू एडमिट द पार्ट लाइबिलिटी ऑफ 1.5 लाख, आपने एडमिट कर लिया 1.5 लाख तो उतना देना ही है और 3.5 लाख का आपको 10% देना होगा. तो 1.5 लाख प्लस 3.5 लाख का 10% कितना हुआ? 35,000 हो गया. अब समझो अगर तुम 1.5 आउट ऑफ 5 कर लिया तो ये रेशियो के हिसाब से तुम्हारा पेनल्टी कितना है बेटा? पेनल्टी 50,000 का. तो तुम 50,000 भी तो एडमिट कर लिया, समझा? तो 50,000 को तुम एडमिट कर रहा है 1.5 डिवाइडेड बाई 5, तो डिवाइड बाई 5 इंटू 1.5, तो पेनल्टी भी तो आप 15,000 एडमिट कर चुके हो. आप समझे कि नहीं समझे? सर 3.5 लाख का 10% मैंने इतना कर दिया, 1.5 लाख मैंने एडमिट कर दिया, तो 50,000 का मेरे को 15,000 भी तो एडमिट करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट. तो ये वो बोल रहा है गाइस, 1.5 लाख मैंने एडमिट कर दिया तो एडमिटेड का जो प्रपोर्शन है उतना मैं पेनल्टी भी पे करूंगा. तो 15,000 आया ना मेरा. 15,000 कैसे है समझ में आया? 1.5 डिवाइड बाई 5 इंटू 50,000, तो 15,000 में पेनल्टी भी जो है डालूंगा. थर्ड हो गया अपना 35,000, तो 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज 3,50,35,000. तो 150 प्लस 35 प्लस 15 हो गया 2 लाख. तो 2 लाख आपको पेमेंट करना है एज अ प्री डिपॉजिट अमाउंट इन दिस गिवन केस. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. CMA final past term paper December 24. A final order has been passed by the Commissioner of Central Tax having revision authority in respect of Kailash Traders, a registered supplier in the state of Tamil Nadu on 12th October.
द अमाउंट ऑफ IGST पेनल्टी एंड इंटरेस्ट कन्फर्म्ड बाय द कमिश्नर एंड एक्सेप्टेड बाय द SSE आर इज अंडर। ऑर्डर पास किया कमिश्नर ने, रिवीजन अथॉरिटी है, तो रिवीजन अथॉरिटी का एज सेम अथॉरिटी है जो कि CIT कमिश्नर का होता है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कैलाश ट्रेडर्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन 12 अक्टूबर, अमाउंट ऑफ IGST पेनल्टी कन्फर्म्ड बाय द कमिश्नर एक्सेप्टेड बाय द SSE, ये सब दे दिया आपको, एज पर द ऑर्डर इतना है और SSE इतना एक्सेप्ट किया, यानी कि ये अनडिस्प्यूटेड है, दिस इज अनडिस्प्यूटेड, ओके। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट दे दिया गया 5 नवंबर को। अ वैलिड अपील वॉज फाइल्ड बिफोर द ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के सामने डायरेक्ट अपील हुआ क्योंकि ये रिवीजन अथॉरिटी है, तो रिवीजन अथॉरिटी के अगेंस्ट में आप सीधा ट्राइब्यूनल में जाते हो। ट्राइब्यूनल पास्ड एन ऑर्डर फुल्ली इन फेवर ऑफ कैलाश ट्रेडर्स ऑन 12 फरवरी 2025। 10 मार्च को क्या हुआ, कैलाश ट्रेडर्स ने बोला कि भैया हम जो प्री डिपॉजिट दिया उसका रिफंड करिए अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो एप्लीकेशन वाज एक्नॉलेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन द सेम डे एंड द प्री डिपॉजिट वाज रिफंडेड ऑन 14 में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आपको बताना है कि यू compute the pre-deposit to be made for filing the appeal and also the interest to be granted by the GST department। तो पहले तो ये पूछा है कि बताओ कितना प्री डिपॉजिट दिया होगा और कितना उसको रिफंड मिला, कितना उसको इंटरेस्ट मिला होगा रिफंड करने पे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो पहले अपना अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है, ये तो अपने पूरा दे देंगे सर, अनडिस्प्यूटेड अमाउंट तो पूरा दे देंगे, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। बैलेंस जो मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट बचा इसका मुझे 10% देना है, बैलेंस जो मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट बचा इसका मुझे 10% देना है, राइट। तो 20 करोड़ मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट है, वो मेरे को 10% देना है और उतना मैं निकाल के चलूंगा। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहां पे आप पहले अपना 565 करोड़ दे दिए, 565 करोड़ पूरा दे दिए, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा ये IGST है, ठीक है, IGST है, तो 5 आपने पूरा दे दिया, ठीक है। यू हैव कंप्यूटेड फुल्ली, यू हैव कंप्यूटेड फुल्ली, आपको यहाँ पे जो है IGST जा सी तो पूरा टैक्स दे देना था, आपका अनडिस्प्यूटेड अमाउंट आ गया 200 करोड़ का 10% हो गया 20 करोड़। ये पहले 20% होता था, अब ये 10 हो गया है, इसको चेंज कर लीजिए प्लीज। 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट ये हो जाएगा 20 करोड़, तो 565 प्लस 20 हो जाएगा 585। तो आपका जो भी इंटरेस्ट लगेगा ये आपका 585 करोड़ पे लगेगा, ठीक है। आपका जो भी इंटरेस्ट लगेगा गाइज ये आपका इसी पे लगेगा। अब इसमें एक चीज समझो, अब इसमें एक चीज समझो, अब इसमें एक चीज आपको प्री डिपॉजिट निकालना था, अब निकाल दिए। नेक्स्ट पूछा है दिस एप्लीकेशन was acknowledged by the department, आपने सबमिट कब किया एप्लीकेशन along with this, ट्राइब्यूनल passed an order in favor class 12 February, 10th March को you submitted the application for refund of pre-deposit along with applicable interest, डिपार्टमेंट ने एक्नॉलेज कर दिया ऑन द सेम डे, द प्री डिपॉजिट वाज रिफंडेड ऑन 14 मई। सबसे पहले तो इसमें सोल्यूशन में एक मिस्टेक किया गया है, बताता हूं क्या। इसमें 40 करोड़ के ऊपर ही ब्याज निकाला है इंटरेस्ट, जबकि लॉ क्लियरली बोलता है डिस्प्यूटेड अमाउंट 100% आपको देना होगा, और सॉरी अनडिस्प्यूटेड अमाउंट आपको 100% देना पड़ेगा और डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% देना है सब्जेक्ट टू 40 करोड़ या 20 करोड़। यहाँ पे IGST तो 40 करोड़ हो जाएगा, बट वो डिस्प्यूटेड अमाउंट का सब्जेक्ट टू बोला है, टोटल प्री डिपॉजिट नहीं बोला है। इंस्टीट्यूट क्या किया, पूरा 40 करोड़ के ऊपर ही ब्याज निकाल दिया है, मेरे हिसाब से गलत है। यहां पे होना चाहिए था क्या, पूरा पूरा 585 करोड़ के ऊपर आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि प्री डिपॉजिट के केस में 9% इंटरेस्ट रेट है, फ्रॉम द डे यू पे एंटिल द डे यू गेट द रिफंड। तो आपने पेमेंट कब किया, 5 नवंबर को किया, और आपको रिफंड कब मिला, 14 मई 2025 को मिला, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 5 नवंबर है तो नवंबर का 30 डेज -5, ठीक है, सॉरी मिलेगा कब से, 5 नवंबर टू रिफंडेड, हाँ। तो नवंबर का 30 डेज है। अब आपको प्री डिपॉजिट किया आपने 5 नवंबर को, तो उस दिन से लेकर आपको ब्याज मिलेगा, उस दिन से लेकर आपको ब्याज मिलेगा। तो 30 - 4 ये हो गया आपका 26 डेज नवंबर का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर
नवंबर, नवंबर हो गया आपका 26 दिन, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, ठीक है, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल और 14 डेज ऑफ मई। 191 डेज होता है ये। कब? जब आप 191 डेज लीप ईयर करेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, वरना एक दिन कम हो जाएगा, वॉट एवर द केस में भी। आपको 191 डेज का ब्याज निकालना है। तो 191 डिवाइड बाई 365 करो या डिवाइड बाई 366 करो, डिपेंड करता है। बट ये 40 करोड़ नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इंटरेस्ट जो है प्री डिपॉजिट वाले अमाउंट पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा अपील जीते हो। आप यहाँ पे पूरा अपील जीते हो, ऑर्डर फुल्ली इन फेवर ऑफ कैलाश ट्रेडर्स। आपने पूरा ऑर्डर जो है पूरा आप जीते हो, तो आपको पूरा का पूरा जो है यहां पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, CS प्रोफेशनल PTP जून 24 में आया था। एक्सप्लेन द टर्म रिविजनल अथॉरिटी विद इट्स पावर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ऑल्सो लिस्ट द 3 इंस्टेंसेज वेयर अथॉरिटी कैन नॉट रिवाइज द ऑर्डर। मैंने आपको बोला था ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। रिविजनल अथॉरिटी कब कब ऑर्डर पास नहीं कर सकता है? व्हेन इट हैज बीन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील बिफोर द एपलेट अथॉरिटी और बिफोर ट्राइब्यूनल और बिफोर हाई कोर्ट, or where the appeal file period has not been expired before the appellate authority or more than 3 years have expired after passing the original order. The order has already been taken up revision under this section at an earlier stage, or order is also already a revisional order, तो revisional order को further revise नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका रिविजन अथॉरिटी का पॉइंट था। नेक्स्ट देखो बेटा, CS प्रोफेशनल पास टर्म पेपर जून 2024। एक बार आप ये खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अपील टू एपलेट अथॉरिटी कैन नॉट बी फाइल्ड मैनुअली। अभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है, ठीक है। CMA फाइनल पास टर्म पेपर जून 23, वही प्री डिपॉजिट है। अल्टीमेटली प्री डिपॉजिट का क्वेश्चन है, प्री डिपॉजिट का क्वेश्चन है। आप एक बार खुद से कवर कर लेना सर, ठीक है। खुद से कवर कर लेना, बहुत ज़्यादा मेरा इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। एक ही तरह का क्वेश्चन है जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, तो एक बार खुद से कवर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था अपना क्या, ये था अपना अपील्स एंड रिवीजन वाला पार्ट। नेक्स्ट एक बार देख लो, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में ज्यादातर इंस्टीट्यूट आपको MCQ पूछता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज्यादा CS प्रोफेशनल का क्वेश्चन दिखेगा, CMA फाइनल का हार्डली आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि CMA फाइनल में ज्यादातर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से खाली MCQ ही पूछा गया है। बट फिर भी आपको एक बार कवर करके जाना चाहिए ऑफेंसेस एंड पेनल्टी वाला चैप्टर व्हेन इट कम्स टू टोटल डिस्क्रिप्टिव। अनरजिस्टर्ड पर्सन मोहन है, परचेज गुड्स सप्लाइड बाय रमेश है, हु इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। रमेश रजिस्टर्ड है, मैं परचेजर अनरजिस्टर्ड हूँ। विदाउट रिसीविंग एनी टैक्स इनवॉइस फ्रॉम रमेश एंड दस हेल्प्स इन टैक्स इवेजन बाय रमेश। रमेश को टैक्स इवेजन में मैं भी मदद कर रहा हूँ। डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे अगेंस्ट पे लिया गया एंड एड ऑफ पेनल्टी ऑफ 20,000 इज इम्पोज्ड बाय पासिंग द ऑर्डर विदाउट डिस्क्राइबिंग द कॉन्ट्रावेंशन फॉर विच पेनल्टी इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड एंड विदाउट मेंशनिंग द प्रोविजन। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। डिपार्टमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेनल्टी इज ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू अ जनरल disciplinary regime which is based on jurisprudence, principles of natural justice and principles governing international trade and agreements. No penalty can be imposed without giving an opportunity being heard. The penalty has to be dependent on the totality of the facts and the circumstance of the case. The penalty imposed is to be commensurate with the degree and severity of the breach, and thus Mohan should definitely challenge the order imposing the penalty, क्योंकि exactly बताया भी नहीं गया कि उसको किस बेसिस पे पेनल्टी लगाया जा रहा है। ये सब एकदम जिसको बोलते हैं ना स्यूडो टाइप क्वेश्चंस है, जिसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस सोच के ये आंसर देना था। पास्ट टर्म पेपर जून 25, कोई भी CMA फाइल में अभी तक आया नहीं है, बट इंस्टीट्यूट कभी भी ट्रेंड चेंज कर सकता है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के लिए अच्छा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी द ओनर ऑफ द गुड्स सेंड्स गुड्स थ्रू GTA Rajat Transport Agency from Jodhpur to Delhi valuing 6 lakhs, which is exempted under GST. During the transit, the proper officer has intercepted and found the contravention. He detained the goods. Detention का केस है ये, and conveyanced दोनों. Determine the penalty under 129. डिटेन गुड्स के लिए अगर वो कम फॉरवर्ड कर रहा है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, ठीक है। तो ये कौन सा गुड्स है पहले देखो, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स है बेटा। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स में हम पढ़ के रखे 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स तक और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, आपको ये पेनल्टी देना पड़ सकता है। इफ यू कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, 2% ऑफ द वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर इज रिक्वायर्ड टू बी पेड अकॉर्डिंगली। कितना होगा सर? 6 लाख का 2% 12,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर हो जाएगा 12,000 आपको पे करना पड़ेगा फॉर द रिलीज ऑफ गुड्स। बट इफ यू डू नॉट कम फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट, तो ये 5% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 2%। तो 5% ऑफ 6 लाख कितना हो जाएगा? 30,000। 30
5% ऑफ 6 lakhs, ठीक है, लोअर ऑफ 5% ऑफ 6 lakhs और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो सर 6 लाख का 5% हो गया 30,000, बस 25,000 उससे कम है तो 25,000 अपने को देना पड़ेगा पेनल्टी। व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच पेनल्टी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड अज्यूमिंग the goods are other than perishable nature? तो ultimately penalty has to be deposited within 15 days of passing the order under section 129 for the goods other than perishable goods, but this can be reduced if it is a perishable or hazardous goods। ठीक है, देखो सेक्शन 129 से अगेन क्वेश्चन आया, सीएस प्रोफेशनल पास टर्म पेपर दिसंबर 24 में। एक कंपनी है जीएसटी में रजिस्टर्ड अंडर नॉर्मल जीएसटी प्रोविजन इन द स्टेट ऑफ केरला इंस्ट्रक्टेड द ट्रांसपोर्टर टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू महावीर एंटरप्राइजेज इन द स्टेट ऑफ केरला, द वैल्यू 6.8 lakh which are chargeable where the goods were in transit, proper officer intercepted and in truck the goods were being transported under section 68, the deliverer of the truck failed to tender any document for the goods in movement, कोई गुड्स की डॉक्यूमेंट्स नहीं थी। प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर कंडक्टिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन सीज गुड्स कर लिया, ट्रक को सीज कर लिया, इशूड अ नोटिस लेविंग द पेनल्टी, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सीजीएसटी एक्ट इफ बिल डज नॉट कम फॉरवर्ड। तो टैक्सेबल गुड्स है कि एग्जेम्प्टेड गुड्स है? ये टैक्सेबल गुड्स है, तो यहाँ पे भारी भरकम पेनल्टी लगेगा और यहाँ पे कम फॉरवर्ड भी नहीं है। तो इफ यू डू नॉट कम फॉरवर्ड तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल विच एवर इज हायर आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो गुड्स की वैल्यू कितनी है? 6.8 लाख है, तो 6.8 लाख का 50% कितना हो गया? 3,40,000। और 6,80,000 का 18% टैक्स, 6,80,000 का 18% टैक्स होता है 1,22,400, इसका 200% होता है 3 लाख इंटू 200%, ये होता है 244,800। ठीक है, विच एवर इज हायर, तो इसमें विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा? 50% ऑफ द वैल्यू, तो 340 आपको क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी देना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? और यहाँ पे अगर कन्वेंस छुड़ाना है तो कन्वेंस विल बी रिलीज ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टर, द पेनल्टी एज मेंशन्ड इन द ऑर्डर, और ₹1 लाख विच एवर इज लोअर, यानी मिनिमम 1 लाख रुपया का पेनल्टी या आपका जो भी ऑर्डर में मेंशन्ड है, ठीक है, जो भी ऑर्डर में मेंशन्ड है वो अमाउंट या 1 लाख विच एवर इज लोअर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी सर। इन द केस यहाँ पे क्या लिखा है फिर? दूसरा और भी पूछा है कि इग्नोर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, फर्दर डिस्कस द सूटेबल एक्शन टेकन by the for the Bharat transporters if it tends to release। अगर वो कम फॉरवर्ड हो जाता, if it failed to come forward the penalty of 3.5 lakhs shall be levied, further the transporter can get the truck released upon the payment of the lower of the following। तो पेनल्टी जितना ऑर्डर में मेंशन है कितना? 3.4 लाख और 1 लाख, तो 1 लाख ऑब्वियसली वो जो है रिलीज करा के अपना ले सकता है अपॉन द पेमेंट ऑफ द पेनल्टी। Vijay started supply of goods within the state of Maharashtra from 1st July. His turnover exceeded 40 lakhs on 25th March. However, he didn't apply for registration. Penalty apply कर रहा हूँ if it may be imposed on Vijay if the tax evaded by as on the date on the account of failure to obtain registration is 24,500। तो उतना का ही पेनल्टी लगता है और 10,000 which ever is higher। तो सर उतना का ही पेनल्टी लगेगा जितना उसने टैक्स इवेड किया, तो 24,500 का पेनल्टी लग जाएगा। During the month of July, GST office Mumbai conducted search into the premises of NTR Private Limited and found issue of fake invoices without any supply of goods and services involving fake ITC claim of 2.25 crore। Company desires to pay the compounding fees to avoid the court proceedings being a time consuming and expensive process and wants to know the maximum amount of fees which should be paid। तो यहाँ पे बेटा कंपाउंडिंग फीस है, इसमें बहुत सारे लिमिट्स चेंज किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ITC क्लेम कितना है? 2.25 करोड़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग फीस पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, कंपाउंडिंग फीस से ही यहाँ पर क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे you will definitely be entitled to take the benefit of compounding offenses involving fake invoicing and resulting in fake ITC claims। एक बार पढ़ के चले जाना, कंपाउंडिंग फीस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन। देखो ये मिनिमम आपका कंपाउंडिंग, अगेन कंपाउंडिंग से आया, भरत हैज कमिटेड ऑफेंस व्हिच कैन बी कंपाउंडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ 138। ही हैज पेड द टैक्स अमाउंट ऑफ 6 lakhs इन्वॉल्वड इन द ऑफेंस। ही विशेस टू अप्लाई टू कमिश्नर फॉर कंपाउंडिंग द ऑफेंस। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिनिमम एंड मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द CGST एक्ट। आपको मिनिमम और मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट बोलना है। तो टैक्स का 6 lakhs है, तो उसका he has paid tax amount 6 lakhs, so 6 lakhs का 25% और अपर लिमिट आपका 100% है। If Bharat pays such compounding amount as may be determined, no further proceedings will be initiated। ठीक है, कोई further proceedings initiate नहीं किया जाएगा। Done guys। Who are the persons deemed to be guilty of offences where the offences is committed by a company and state the circumstances thereto? First of all,
commission if the offense is committed by the company, the person who was in charge or was responsible for the conduct of the company's business as a whole will be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against that and punished accordingly. Where it is proved that the offense has been committed without his knowledge or attributable to the negligence on the part of any director, manager, secretary of the company, then it will be accordingly prosecuted. ठीक है, तो ये आपको ऑफेंसेस बाय कंपनी का चैप्टर से पूछ लिया गया, ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी सर ये एक जनरल डिस्कशन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना मेरे सेवियर बुक से. रिफंड का जो चैप्टर है ना, रिफंड चैप्टर से जनरली इंस्टीट्यूट है ना आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, टर्नओवर, आउटपुट, जीरो रेटेड सप्लाई वाला स्ट्रक्चर, और ये वाला क्वेश्चन पूछेगा एमटीपी जून 25. ये दो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हेवीली टेस्टेड है व्हेन इट कम्स टू रिफंड चैप्टर. बाकी गाइस इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ज़्यादातर अपील्स वाला चैप्टर ज़्यादा रेलिवेंट है, तो अपील्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाना. ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से तुमको एक एमसीक्यू मिलेगा, एडवांस रूलिंग से एक एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, और बस. और डिमांड एंड रिकवरी और असेसमेंट में वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. डिमांड एंड रिकवरी और असेसमेंट वाला पार्ट भी आप देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए आपको पता चल जाएगा सर. ये हमने प्रीवियस सेशंस में करा दिया है. यस, असेसमेंट, डिमांड एंड रिकवरी बेटा मैंने प्रीवियस सेशन में करा दिया है, आप एक बार नोटिस कर लेना, शायद मैं मिस आउट कर लिया था, मैंने करा दिया था. तो असेसमेंट, डिमांड एंड रिकवरी से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी आप अच्छे से कवर करके जाना. ठीक है, मिलते हैं आप लोग से कमिंग मंडे को. कमिंग मंडे को मैं आपसे मिल रहा हूँ, या फिर आप देख लेना, अगर हो सकता है मंडे के बाद ये सेशन देख रहे हो तो मेरा कस्टम्स एफटीपी का वर्कबुक सेशन आने वाला है, जिसमें मैं वर्कबुक भी प्रैक्टिस कराऊंगा कस्टम्स एंड एफटीपी का, जो 30 मार्क्स सिक्योर करने में आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.